आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से किसी एक अकाउंट पे आप बुराक ओबामा साहब हैं उन्होंने फॉलो कर रखा था। उस वक्त कोई चंद लाख लोगों को वो दुनिया में फॉलो कर रहे थे। मैं उस वक्त ना ब्लॉग्स वगैरह रन करता था, तो वो मेल हो फीमेल हो उनको क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे के जो दुश्मन है वो सबसे पहले उसके माँ बाप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूलैंड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज के हमारे सेशन मीट द गेस्ट में हमारे गेस्ट हैं नवीद ताज गौरी साहब। अगर इनका तारुफ करवाया जाए तो इन्हें किसी एक प्रोफेशन में बयान करना बहुत मुश्किल होगा या इनके तारुफ के साथ वो ज्यादती हो जाएगी। ये राइटर भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टीचर भी हैं, जॉब होल्डर भी रहे हैं। इसके अलावा ये कैफ़े दी बेला के ऑनर भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं और यही नहीं बल्कि सोशल इशू पे काफ़ी वोकल भी हैं। तो चलें इनसे बातचीत करते हैं और इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जानते हैं और उम्मीद करती हूँ कि इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सोशल इश्यूज़ पर भी काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। कौन सा काम है जो आप प्रायोरिटी बेस पे करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट काम है आपका? मैं इस सवाल का जवाब देना जल्दी थोड़ा मुश्किल है। आप मुझे वैसे पूछें मेरा सबसे फेवरेट काम क्या है तो मैं कहूँगा कि मुझे सोना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उसका टाइम कम मिलता है। बाकी है कि काम कोई भी हो, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कहीं भी आपके होने से अगर वो जगह, वो लोग, वो किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो मेरे ख्याल में हर वो काम अच्छा है कि जिससे किसी को भी नफ़ा हो, आसानी हो किसी को। तो पर्सनली आप मेरा चॉइस में पूछती हैं तो जाहिर है कि एक बंदे को अगर कोई बंदा कुछ भी तख्लीक कर सकता है तो तख्लीक करना, लिखना, कोई भी उसकी फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है वो पहले आपके यहाँ बनती है। तो अगर कुछ भी ऐसा है कि जो आप अपना इजहार कर सकें अपना, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि आप एक माशरे में रहते हैं, आपने अपना कैश फ्लो भी मैनेज करना है, आपने अपने एक ज़िम्मेदारी है, बिज़नेस है वो भी रन करना है, चीज़ें सारे ज़ाहिर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तख्लीकी मार्जिन होता है। लेकिन अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो कुछ भी तख्लीकी जो है ना वो दिल के ज़्यादा करीब है, और फिर बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी चीज़ें फिर सेकंड थर्ड ऑप्शंस पे आ जाती हैं। सर, इतने वर्सटाइल करियर की क्या वजह है? क्या आप अपने आप को डिस्कवर करना चाह रहे हैं? नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि मैं किसी काम को ना नहीं करता। देखिए कि कोई भी बहुत सारे काम है ना, अगर आप यूथ में जैसे आप हैं, बहुत कुछ कर रही होंगी आप ही, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप अपना एक स्किल सेट उसके साथ साथ आपका डेवलप होता जाता है। कोई काम करते हैं, किसी चीज़ में भी आप हाथ डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपर्टी बन जाती है। कुछ अरसे में आपको किसी चीज़ में जाके आपको समझ आती है कि नहीं, ये काम मेरा फोटे नहीं है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। किसी काम में आप करना शुरू करते हैं तो आपको उसमें उसकी नॉलेज होती है, उसके आप रिसर्च करते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको उसमें थोड़ी सी एक्सीलेंस आ जाती है, तो आपकी तरफ वो काम या वो एरिया वो ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू होता है आप उसकी तरफ। तो ये इसी तरह से है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को जब तक यस नहीं करेंगे तो तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि किस तरह अपने आप को आपने डिस्कवर करना है। तो अगर आप कहें कि सेल्फ डिस्कवरी, तो मेरे लिए तो ये एक बड़ा वेग सी बात है कि मुझे नहीं पता कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है, किस तरह से। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ और उसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी, कॉमन सेंस अप्लाई कर सकता हूँ और उसको होल्ड कर सकता हूँ, और जो उस काम को शुरू करने का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, चाहे वो अपना उसके साथ फॉर एग्जांपल किसी बिज़नेस मॉडल में कोई सेल्स जनरेट करना हो, किसी सोशल मीडिया कैंपेन में इंट्रैक्शन को गेन करना हो, वो सर्टन जो दो लोगों के दरमियान में काउंसलिंग है किसी चीज़ को, या आप फॉर एग्जांपल आप किसी लेक्चर पे इनवाइटेड हैं और वहाँ पे आप एक टॉपिक को लेके चलते हैं और अपनी ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को वो टॉपिक समझा सकते हैं, ठीक है, तो उस लर्निंग का जो आउटकम है वो पूरा हो जाता है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या है, उसकी क्या है, और फिर आपका उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, या आप में कितनी ऑडेसिटी है कि अगर कोई बिल्कुल नया हट के काम आ गया तो आप उसको चैलेंज के तौर पे कबूल करें और फिर उसके। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उनकी एक कंफर्ट जोन होती है और वो अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी का। अच्छा, नहीं, कंफर्ट जोन ना हर किसी का है, ये नहीं है कि कंफर्ट जोन है। आप जब काम को रिपीटेडली करना शुरू कर देते हैं ना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शुरू में फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैंपेन्स या प्रपोजल्स में डिज़ाइन करता हूँ, तो पहले जो है ना फर्स्ट टाइम जब मैंने नया काम शुरू किया तो एक कैंपेन को डिज़ाइन करने में मुझे 13 दिन लग गए। अब सम टाइम ये होता है कि मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं ओवरनाइट भी उसे कर लेता हूँ, ठीक है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप उसके अंदर थोड़ी सी अपनी एक्सपर्टीज पैदा करें। बिल्कुल ऐसी है कि सिंपली आप सब्जियों की कटिंग आज शुरू कर दें किसी मतलब फास्ट फूड के अंदर, तो आपके स्पीड जो ना ऐसा बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ज़रा एक थोड़ी सी जर्नी होती है, तो आपका उसमें भी कंफर्ट होता है। कंफर्ट जोन कभी एक बबल नहीं होता, ये असल में हर स्टेज पे आप अपने एक अलग से बबल क्रिएट कर लेते हैं और उस बबल के अंदर आप कुछ अरसे के लिए उसमें और कुछ अरसे के लिए आपको कंफर्टेबल होना भी चाहिए।
उसकी वजह कि अगर नहीं होते तो फिर आप अपना ना अपने आप को आप वो रेस्ट नहीं दे सकते जो नेसेसरी है। आप कुछ अर्सा कुछ करते हैं, फिर उसमें कुछ अर्सा स्टे करते हैं, फिर देन आप बड़ी मुश्किल से कोई विंडो बना के फिर निकलते हैं कि मैं किसी और। सर, आपके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार सी बात हमें पता चली थी कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से किसी एक अकाउंट पे आपको जो बराक ओबामा साहब हैं उन्होंने फॉलो कर रखा था। सर, ये क्या स्टोरी है? अच्छा, मुझे एक जनरली दिल से लगता है कि मुझे गलती से फॉलो कर लिया होगा, लेकिन वो ऐसे था कि मैं ही वाज POTUS एट दैट टाइम 2008 में, ही वाज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टर्म के लिए, और उस वक्त कोई चंद लाख लोगों को वो दुनिया में फॉलो कर रहे थे। मैं उस वक्त ना थोड़ा सा कुछ ब्लॉग्स वगैरह रन करता था और कुछ पॉलिटिकल ट्वीट्स करता था। तो स्टार्ट में मैं कोई सन 2006-07 से ना, उस वक्त से ट्विटर नया नया भी था पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने अपना एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म शुरू किया था। तो मैं ट्वीट्स बहुत करता था, बहुत सारे आर्टिकल्स, चीज़ें ये वो, और उसके साथ साथ कुछ लिखता भी था। और ट्विटर को मैंने एक SMS की तरह समझा था कि SMS जैसे आते हैं ना तो ऐसे आए तो हम उनका रिप्लाई करते जाते हैं, तो मैं उसी तरह उसको खेलता रहता था। तो उसमें फिर अपना ना मुझे लगता है कि किसी वक्त कोई ट्वीट किसी नज़रों से गुजरी होगी, टैग वैग हम लोग करते थे। और उस ज़माने में ये यंग लीडर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कुछ और चीज़ें, तो मैं उनके अंदर भी काफ़ी एक्टिव था चीज़ों के अंदर। स्टूडेंट दौर से, उसके बाद से, मतलब जब तक स्टूडेंट की का एक खुमार होता है, जब तक वो उतरा नहीं था तो तब तक वो इस तरह के पंगे शंगे चलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी टीम से किसी ने वो फॉलो कर लिया। लेकिन बाद में ऐसे था कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब थी और उसकी फिर नेचर ऐसी थी, सेंसिटिविटी थी कि मैं उस अकाउंट को जो है ना फिर अपने नाम से कैरी नहीं कर सकता, तो हैड टू चेंज द हैंडल। फिर मैंने अपना जो हैंडल उसमें फिर एक डिफरेंट फॉलोइंग, बट द अकाउंट रिमेन्स विद मी, तो ही स्टिल फॉलोइंग। लेकिन सर, इसका मतलब है कि आपके लिखने में कुछ तो बात थी जो फॉलो किया गया। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, तो पढ़ने वाला बता सकता है, लिखने वाला मैं कोई बहुत बड़ा लिखारी नहीं हूँ, पहली तो बात मैं ये आपसे बता दूँ। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कोई भी ख्याल आता है, जैसे आप सवाल आप पूछ रही हैं, इसी तरह सवालात आपके जहन के अंदर पैदा होते हैं, या किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, तो वो कुछ आपके फीलिंग्स जो है ना आपके अल्फाज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम आप वो लिख पाते हैं, समटाइम आप वो नहीं लिख पाते हैं। आप बहुत सारी फीलिंग्स को ना, बहुत सारे पेन को, बहुत सारे जो प्रोसेस को अपने अंदर रखते हैं। तो और दूसरी बात है कि लिखना मेरे लिए ना, चूँकि मैं कमर्शियल राइटर नहीं हूँ, तो कमर्शियल राइटर का मतलब कोई बुरी बात नहीं है, मतलब, लेकिन उनके अंदर जो एक तेज़ी और एक वो जो स्पॉन्टेनियसपन चाहिए ना, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं मोर ऑफ अपने लिए लिखता हूँ, तो इसलिए मेरा जो लिखने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। और दूसरा ये है कि वो ये बहुत सा टाइम मांगता है, और अगर आपने अर्न करना हो, कुछ आपने कमर्शियल जॉब्स करनी हो, असाइनमेंट्स करनी हो, तो फिर उसकी राह में रुकावट है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहना है कि तख्लीकी काम आपके दिल के करीब होता है, लेकिन आप चूँकि आपने फ़ैसला करना होता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर कि आपने किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो इसलिए जो है ना वो अपना, लेकिन बहरहाल लिखते हैं, वायरल भी हो जाता है, छोटे छोटे स्टेटस से लेके तहरीरों तक, नज़मों से लेके बाकी चीज़ों तक। तो लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत पहचान। सर, आप सोशल इश्यूज़ पर काफ़ी अच्छे से बात कर लेते हैं, तो हमारी जो यूथ है, स्पेशली हमारी आजकल की जो यूथ जो अपने स्टडी फेज़ में है, जो पढ़ रहे हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेरा ना अभी मैं तो यूथ नहीं हूँ, पोस्ट यूथ हो चुका हूँ, लेकिन जो है ना वो यूथ का जो है ना, जिसे आप यूथ कह लें, मैं आप मुझे डिफ़ाइन थोड़ा सा कर पाएँ तो 13-14 साल से लेके शुरू कर लें, 18 साल से शुरू कर लें, और 30-35 तक हम लगा लेते हैं कि पाकिस्तान में लोग 35 को यूथ ही समझते हैं। तो चलें यहाँ तक कि हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं 20 साल की। इस 20 साल के अंदर ना ये इसमें अभी मैं एक कैफ़े रन करता हूँ, कैफ़े डी बेला, उसके बाद मैं आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, उसके अलावा ऑन एंड ऑफ मैं मुझसे गेस्ट लेक्चर चीज़ें, इंटरेक्शन मेरे साथ लोगों का रहता है, फिर हर एज ग्रुप के साथ में घुल मिल जाता हूँ, तो मेरी इंटरेक्शन काफ़ी है। जो एक चीज़ जो मैंने और ये मसला मेरे साथ भी रहा है एट टाइम्स ना, कि अपने करियर के शुरू के दिनों में, कि बहुत मेजर मसला जो है ना सबके साथ जो मैंने फ़ील किया वो क्लैरिटी का है, कि लोगों को, यूथ को, वो मेल हो फीमेल हो, उनको क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो क्लैरिटी जो है ना वो किसी भी स्टेज पर इंस्टीट्यूशंस, उनके स्कूल कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटी, उनके जो घर हैं, उनके जो वैसे मेंटोरशिप आपको माशरे से मिलती है, उसमें कहीं वो क्लैरिटी डेवलप ही नहीं की। वो क्लैरिटी करियर वाइज हो, अपनी आइडेंटिटी के वाइज हो, वो अपना थॉट प्रोसेस हो, चाहे उनके बिलीफ सिस्टम हो, पॉलिटिकल बिलीफ है या रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, क्लैरिटी का बहुत मेजर इशू है। अच्छा, क्लैरिटी का आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं है, पढ़ने की वजह से नहीं है, गाइडेंस की वजह से नहीं है, आपके निसाब की वजह से नहीं है, ओवरऑल सिस्टम की वजह से नहीं है, कुछ और चीज़ें, लेकिन वो लेकिन ये एक मेजर मसला। अच्छा, क्लैरिटी डेवलप हो जाती है,
ये जो लोग हैं ये मार्केट में आते हैं, फील्ड के अंदर आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, क्लैरिटी आते थे उनके, वो जो प्राइम टाइम होता है 5-10 साल वो उनके ज़ाया हो चुके होते हैं। उस वक्त उनको जाके समझ आती है। इट्स नॉट अबाउट कि माँ बाप आज नसीहतें कर रहे हैं, नसीहत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपना करियर ऑप्ट करने की, अपनी बहुत सी लाइफ चॉइसेस हैं आप उनको ऑप्ट करने की। तो वो उनके अंदर, उनको जब तक क्लैरिटी नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा जो मैंने देखा ना कि इशू उनके साथ ये है क्लैरिटी का। सर, एक और सोशल इशू, फेमिनिज्म। आपको क्या लगता है कि अब जिसे फेमिनिज्म हमने बना दिया है, क्या ये वाला फेमिनिज्म जो अब है, इसका कोई ताल्लुक है जो वाकई फेमिनिज्म जिसे कहा जाता था, या जो फेमिनिज्म की रियल बेस थी, क्या वो और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, या आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है फेमिनिज्म की? अच्छा, एक तो ये कि मैं मुझे पता नहीं आपने मुझसे सवाल क्यों किया, लेकिन मैं एक तो मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब काफिर मुझे मुसलमान नहीं समझते, मुसलमान मतलब मुझे काफिर समझते। तो ये वो वाली बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई हार्डकोर फेमिनिस्ट मुझे फेमिनिस्ट समझेगा, ठीक है। हाँ, मैं एक सोशल इशू के तौर पे अगर आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान में बात करें, एक तो फेमिनिज्म जो है ना वो कोई इशू नहीं है, पहली तो बात, इसको हम ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ना, ठीक है, वो कर लेते हैं। फेमिनिज़म की बात क्यों होती है, क्लासिक फेमिनिज्म तो डिबेट बहुत लंबी है, ठीक है, या उसकी जो मूवमेंट्स हैं, हमने जैसे वो 1950s के अंदर ये वो पूरा जो हार्डकोर जो फर्स्ट रो थी फेमिनिस्ट की, ठीक है, हाँ, फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, उसमें जो सारी बन मूवमेंट्स आई और वो चीज़ें, वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट उनकी वजूहत हैं, रीजंस हैं। लेकिन आपको ना एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। जनरल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं वो अददी अक्सरियत में तो चलो मर्दों के बराबर या शायद 1-2% ज़्यादा होंगी, लेकिन उनको जो सहूलियात और उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो करियर की है, वो शादी की है, चाहे वो अपना ना उनको एक जनरली लाइफस्टाइल गुजारने की है, वो मार्जिनलाइज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, एक आपके घर में एक मर्द है, वो बाहर गली में खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा है, दोस्तों के साथ बात कर रहा है, उसी तरह उसी दीवार से टेक लगा के लड़की अपनी सहेली से ऐसी सिगरेट पीते हुए बात नहीं कर सकती, ठीक है। आप मोटरसाइकिल पे जिस तरह बैठते हैं उस तरह लड़की नहीं बैठती। आप मतलब बेशुमार चीज़ें हैं, आप छोटी चीज़ें दिखाने जिसमें इवन के मज़हब है या कुछ और नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसके जो ताने हैं, बात है, चीज़ें हैं, लोग क्या सोचेंगे, फलाना क्या होगा, ये भी डे टू डे जो है ना, इसकी जो काउंसलिंग है, जुमलेबाजी है, ये ख़वातीन को ज़्यादा सुननी पड़ती है, मर्दों को इसकी जो ना। और फिर इसके साथ जब आप जॉब्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तब आप देखते हैं कि पे पैकेज का बड़ा फ़र्क होता है। जब आप देखते हैं कि अगर एक बाप ने बेटी और बेटे दोनों को में से एक को पढ़ा सकता है तो वो बेटे को ऑप्ट कर लेता है, ठीक है। आप ये देखते हैं कि बेटियों की पैदाइश होती है, अगर इसमें कोई चीज़ आपको मतलब मैं ट्रिगर करे तो मैं उसके लिए माज़रत रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं इसलिए इस बात को मतलब अपने दिल के ज़रा कि आपकी बेटियां हों आपके, तो आपकी दुआ फ़कीर भी आपको देता है, अल्लाह आपको अगला बेटा दे, भाई मतलब क्यों, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, कि बेटियों को मतलब मुंह पे सुनना पड़ता है कि मतलब अल्लाह मतलब आपको बेटा दे, जैसे कुछ चीज़ रह गई है या कोई कमी है या अल्लाह जोड़ी बनाए, मतलब ये हमारे ना मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये माशरे में गुंदा हुआ है। तो ऐसे में आपको ना सोचना पड़ता है कि किस तरह ये अगर ये कोई भी तबका, कोई भी जेंडर अगर मार्जिनलाइज्ड हो रही है, ठीक है, तो उसको किस तरह से आप जो है ना वो अपना कंपनसेट कर सकते हैं कहीं पे। तो फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट कि आप, इट्स नॉट अबाउट कि हाकमियत या चीज़ों की, इट्स अबाउट कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पदरसरी माशरा है, जिसमें हर चीज़ जो है ना मर्दों ने डिफ़ाइन करनी। मतलब एक दिन क्लास में डिबेट हो रही, तो अब लड़के बता रहे हैं कि सर देखें अल्लाह ने कुरान में औरतों को ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, हम तो ये बात करें। मैं कहा अल्लाह ने कुरान में औरतों को डायरेक्ट नहीं कहा, ये मर्दों को तो नहीं कहा कि वो जाके समझाएं औरतों को, औरतें खुद भी समझ सकती हैं इस बात को कि अल्लाह ने क्या कहा है। वाई अ मेल हैज़ टू एक्सप्लेन कि औरतों के लिए खुदा ने क्या कहा है। तो ये बात है, इसलिए इट विल रिमेन द सेम कि जैसे जैसे, और ये पेट्रियार्कल जो माशरा होता है ना, जैसे पाकिस्तान का माशरा है, हमारा माशरा है, इसके अंदर जो इसको सपोर्ट करने वाले मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसका माइंड सेट, ठीक है, कि जब आप मसावात नहीं समझते, जब आप चीज़ों को, जब आप ख़वातीन को नाक़िसुल अक़ल, नाक़िसुल दीन, नाक़िसुल ईमान समझते हैं, ठीक है, तो आपकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी चैलेंज होती हैं। जब आप उसके बहुत सारी और पे पैकेज वगैरह पे चीज़ों पे डिक्टेट करते हैं, जब आप देखते हैं कि मैं कटिंग करवाने चाहता हूँ तो मैं 150 रुपये में या 200 रुपये में कटिंग करवा लेता हूँ, आप कटिंग करवाने जाएंगी तो आपको 600, 800, 1000, 1200 रुपये चार्ज करेंगे, क्यों? तो इसकी एक टर्म होती है पिंक टैक्स।
ठीक है। तो आपको ये पिंक टैक्स देना पड़ता है, मतलब जस्ट बिकॉज अपनी जेंडर होने की वजह से, कि आपको चूँकि बहुत सारी ईजिली सहूलियत अवेलेबल नहीं है या मर्दों से बाल नहीं कटवा सकती हैं, तो इसलिए आपको ये पिंक टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह की जब चीज़ों को आप एक एक करके हाईलाइट करते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडस्ट्रियल दौर से पहले HR का वजूद नहीं था। अब तो हर जगह पे HRD या जो HR के डिपार्टमेंट्स हैं, तो HR की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसी तरह इवॉल्व हुई हैं कि मज़दूरों के या लोगों के हकूक़ सल्ब किए जाते हैं। 12-15 घंटे की शिफ्ट होती थी, उससे पहले बेगार ली जा रही होती थी, कैंपों के अंदर काम लिया जा रहा था। ऐसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वेस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर भी इसी तरह काम लिया जा रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए चीज़ों के लिए चीज़ें आई। आज जो 8 घंटे की ड्यूटी है, आज जो लंच ब्रेक है, ये सारे का सारा एक किसी जो आप आज आपको ये नज़र आता है कि मज़दूरों को यकम मई की छुट्टी है, फ़लानी है, उनको अपना वीकेंड ऑफ है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल थी, ठीक है, जो कि एक सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ और कुछ सोशलिज़म के कुछ एलिमेंट्स थे वो लिए गए। जब उनका क्रॉस हुआ तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ रिलीफ उनको मिल गया, रेजिग्नेशन या आपका नोटिस पीरियड होना, ये सारी चीज़ें। आज भी जो एक सेट कल्चर या हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, जिसके अंदर ये डिफरेंसेस जो मिनिमम होते हैं, जिसमें आपका मेल और फीमेल की तरक्की में आप नहीं फ़र्क करते, जिसमें इसी तरह सोसाइटी के अंदर माशरे की चलन में मर्द और औरत के दरमियान में जब ये तफावत आप जो डिफरेंसेस हैं, उसी तरह जिस तरह HR की प्रैक्टिस इवॉल्व हुई, तो इनको आप जब इवॉल्व कर लेंगे, जब आप डिफरेंसेस को ख़त्म कर लेंगे, तो ये फिर आप कह सकते हैं कि ये फेमिनिज्म। तो ये फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट सपोर्टिंग द मार्जिनलाइज्ड। सर, जो हमारा तालीमी सेक्टर है उसमें किस चीज़ की कमी है? क्यों हम लोग सीख कर वहाँ से नहीं निकलते, और बस जब हम लोग आते हैं अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में, तब कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाते हैं तो लोगों को हमें पहले काम सिखाना पड़ता है। 1-2 महीने वो हमें काम सिखाते हैं, हम उस काम को सीखते हैं और फिर करते हैं। ऐसा क्यों है? हम एजुकेशन सेक्टर से जब निकल रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो कुछ प्रैक्टिकली सीख के क्यों नहीं निकल रहे? किस चीज़ की कमी है? वो उसकी एक इंडस्ट्री और एकेडमिया का हमेशा एक लिंकअप होता है दुनिया भर में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ फंड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को अपने रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो लेट्स से कि आप कपड़ा रंग रहे हैं और उसके अंदर आपका जो वो डाइंग का जो मटेरियल है वो नाले में आप बहा देते हैं, और वो फिर आपकी हेल्थ के लिए या इलाके के लिए ज़मीन को तबाह कर रहा है। तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बॉदर नहीं करेगी कि किसी यूनिवर्सिटी को जहाँ पे ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है या कोई भी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसको मैं फ़ंड करूँ, उससे स्टूडेंट प्रोजेक्ट करें और ऐसा केमिकल डेवलप करेंगे जो लेस हार्मफुल हो, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कि जो अपनाना सारा। तो दुनिया भर के अंदर ये चीज़ चल रही होती है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटियों ने जब अपना टेक्नोलॉजी या स्किल सेट अपग्रेड करना है, ठीक है, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इदारों ने, इंडस्ट्री ने जब अपने आप को बेहतर करना होता है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाती है और वो उनको फ़ंड करती है, ठीक है। जब वो उनको फ़ंड करती है तो एक तो ये गैप है। दूसरा ये गैप है कि जो हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये मार्केट से कटे हुए हैं, इनका जो निसाब अपडेट नहीं है। अब मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कोटेशन और इनवाइस क्या होती है। अभी वो बाहर निकल के पहली जॉब के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पे उन्हें क्यों कह देगा कि मतलब अपना कोटेशन कर दें, इनवाइस कर दें, उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ होती है। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, मार्केट में जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या स्किल सेट चाहिए। और हमारे स्कूलों कॉलेजों में दूसरा है कि हमारा जो एक ख़ास तरह का एक माइंडसेट है नौकरी का, इस बड़े सग़ीर में पूरे के अंदर, कि नौकरी लग जाए, स्पेशली सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। और तीसरा जो इस माइंडसेट ने भी लोगों को जो एक बड़ा सोचने से वो हटाया हुआ है, ठीक है, वो गैप को आइडेंटिफाई करें। हम लोग टेक्निकल कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज, उनकी तरफ कम जाते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल स्टडी करके पेपर दे के डिग्री है, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। फिर जो लास्ट जो एक चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे के जो दुश्मन है वो सबसे पहले उसके माँ बाप हैं। उसकी वजह ये है कि माँ बाप ने पहले से बहुत सारा कुछ तय किया होता है कि उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड नहीं देखते, ठीक है, कि वो अगर उनको ये फियर होता है कि अगर ये पेंटर बन गया तो खाएगा कहाँ से, ठीक है। मतलब उनको ये किसी ने ब्रॉटन नहीं किया कि अगर ये बच्चा आपका एक अच्छी खुशबू बना सकता है तो ज़रूरी तो नहीं इसने यहाँ पे चीचा वतनी में बेचनी है, वो पेरिस में भी जाके बेच सकता है अगर ही कैन क्रिएट समथिंग, ठीक है। तो हमने कभी अपनी ग्लोबल मार्केट को, इंटरनेट को, चीज़ों को इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते माँ बाप, ठीक है। तो वो बच्चे को उसी एक फ्रेम में डालने की कोशिश करते हैं कि हमने ये बनाना है यार, कितने ना कितने एडजस्ट हो जाए, ये कर ले। और जो लास्टली एक बहुत बड़ी बात है कि तवज्जो ना देने की, वो एक आबादी का भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपकी अनप्लान्ड चूँकि वो एक पॉपुलेशन है और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टाउन के हों, सड़कों के हों, वो अपना आपके राशन के हों, जो तो उन रिसोर्सेज के साथ जो है ना वो इशू एक आपका हमेशा एक जंग चलती रहती है।
तो अपॉर्चुनिटीज़ फिर बाकी जो निज़ाम कार हुकूमत है और बाकी मामलात हैं उसके अलावा हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये मसाइल हैं। सर, एक जिद्दत आई है हमारे तालीमी मैदान में जिसे ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि ई लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है और आप पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? देखें, ये इंटरनेट के बारे में अब ये कहना है कि उसका क्या फ्यूचर है, ये तो मेरा ख्याल है कि अब मतलब अब मैं इस पर कोई बात भी करूँ तो सुनने वाले शायद हंसेंगे। ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी, मैंने आपको कहा ना कि जैसे आप वालिदैन की मैं बता रहा हूँ कि वो ये पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं करते कि आप चीचा बतनी में बैठ के भी और पेरिस में सेल कर सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो ऑनलाइन ही अब कनेक्टिविटी के जितने भी मीन्स हैं ना, उनमें सबसे प्राइम मीन जो है ना वो ऑनलाइन ही है, ठीक है, दुनिया भर के अंदर कम्युनिकेशन के। अब आप पिछले कोई मतलब 20-25 साल से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस मोबाइल के अंदर आपकी कनेक्टिविटी जो है ना वो लिमिटलेस हो गई है। उसके बाद नेट, फिर ये 5G 4G आगे पता नहीं क्या क्या कुछ, फिर AI और ये जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं सारे आपके पास। अब जो है ना ये आपको बड़ी तेज़ी से बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है वो ऑगमेंटेड रियलिटीज़ के साथ है, वो आपका ना AI के साथ है, और वो आपको उसके साथ कोप करना पड़ेगा। अगर आप कन्वेंशनल मीन्स के ऊपर रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, पहली तो बात ये है। उसके अंदर लर्निंग भी ज़ाहिर है कि उसी का पार्ट है। जैसे मैं आपके इदारे में आया हूँ तो मुझे आज पता लगा है कि आप लोग कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। स्टूडेंट को डिस्टेंस लर्निंग की तर्ज पे मतलब बहुत सारी चीज़ें MCAT आप घर बैठे उनको तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक बच्चा, चाहे वो सिंध के किसी एक दूर दराज रिमोट गाँव में है, वो KPK में है, कोई ऐसा बंदा जिसकी अपनी वहाँ पर किसी एक अच्छी, जो मैं नाम नहीं लेता, एकेडमी जो कन्वेंशनल जैसे तैयारी करवा रही है उसके रसाई नहीं है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ वो जुड़ने से उसके वहाँ बैठे वो उसी क्वालिटी एजुकेशन उसको वो एक्सेस कर रहा है। तो आई थिंक इसका चेंज, और ये वो काम है जो माशरे में किए जाने चाहिए। बस ये है कि हमें कुछ ना थोड़ा सा ये है कि कन्वेंशनल स्टडीज़ को सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें इस ऑनलाइन के ज़रिए ट्रांसफ़र करनी चाहिए जो उनके स्किल सेट को बढ़ाएं, ठीक है। मतलब इसी स्किल प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करें। अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके पास लोग हैं, तो आप उनको मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग से लेके कुछ और, सिलाई कढ़ाई से लेके कुछ और भी चीज़ है टेक्नोलॉजी की है, वो हम सिखा सकते हैं उनको बनाना। चीन के अंदर ये मॉडल उन्होंने किया। फॉर एग्जांपल भारत के अंदर भी मैंने पिछले दिनों एक टेड टॉक देख रहा था कि उन्होंने एक गांव के अंदर पूरा औरतों को सिखाया कि कैसे सोलर पैनल बनाने हैं, बड़े सस्ते सस्ते। तो वो पूरा का पूरा गांव जो है वो सोलर पैनल बना रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारे भी छोटे छोटे गाँव ना, कि एक गाँव मखसूस कर दें कि सारा सोलर के ऊपर काम कर रहा है, एक गाँव मखसूस कर दें कि ये मतलब जैसे UPS के कार्ड बना रहा है। तो बेशुमार ऐसे काम है। मैं स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें कि जो आप फिर उन गाँव को, इलाकों को, छोटे शहरों को उस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज़ करते हैं। चीन के अंदर आप जाते हैं तो उनके जो पूरे शहर हैं वो एक एक चीज़ के ऊपर स्पेशलाइज्ड है। मतलब वो अपना मैग्नेट बनाने का पूरा एक शहर है जो सिर्फ उसमें सारी फैक्ट्रियाँ मैग्नेट्स की हैं, वो से कर रहे हैं। तो ये काम हो सकते हैं जब तक आप ये स्पेशलाइजेशन नहीं लाएंगे चीज़ों के अंदर, अपने एरियाज़ को, लोगों को। फिर वही बात आई थी यूथ की कि उनकी जो क्लैरिटी भी उनको आएगी, उनको कोई मकसद भी मिलेगा, उनको काम भी अपना समझ आएगा कोई ना कोई। तो और आपका ज़ाहिर है कि GDP में भी इजाफा होगा, चीज़ों के साथ भी बेहतरी आएगी। सर, लास्ट पे आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किससे वो जो है अपनी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं शायद वही कामयाब है। अच्छा, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल तो मतलब मोर देन नेसेसरी है। आपको कोई भी बात है आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आपकी ज़बान नहीं भी चलती ना, तब भी आपको अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, लिख के करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं चूँकि कोई कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं समझता हूँ मेरी अपनी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, आप इस इंटरव्यू से देख सकते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ें हैं कि अगर मैं इतना भी बोल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ किसी के साथ 2 लफ्ज़ जुमले, तो उसमें 3-4 चीज़ों का बहुत फैक्टर है। अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी से शेयर करूँ तो मेरे पास अपनी टिप्स हैं। एक तो ये है कि बुक्स, सबसे पहला जो मेरा प्यार है, जो आप कह लिए कि मेरा जो क्रेज़ था, वो किताबें हैं। तो किताब का ऐसा क्रेज़ होता है कि कहीं अखबार भी पकौड़ों का है ना, तो आपने उसे भी पढ़ जाना है। तो आपको ये रीडिंग की जो है हैबिट है ना, कि आपको कोई पम्फलेट मिले, अखबार मिले, कोई चीज़ आपको, किताब आपके हाथ लगे, आप उसे पढ़ डालें, ठीक है। आप रोज़ाना कोशिश करें 1-2 सफ़े पढ़ के सोएं। अगर आप सिर्फ 2 सफ़े रात को पढ़ लेना डेली सोने से पहले, तो साल में आप 15 से 20 किताबें ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि आजकल की यूथ जो है उसमें सबसे ज़्यादा फुकदान ही इस चीज़ का है कि वो किताब की तरफ जाना नहीं चाहती। जो आपके जैसे ऑनलाइन, जैसे आपके सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मोबाइल के ऊपर है, बहुत सारी PDF डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप मतलब अच्छी वेबसाइट से आप कॉलम ही, कोई डांस है, BBC से आप कुछ ना कुछ पढ़ के कम से कम 2 सफ़े जितना जो कंटेंट है वो कंज्यूम करें डेली, ठीक है, ताकि आपको 2 लाइनें बोलनी है, ठीक है। पहला तो ये एक अपना
है कि बुक्स के साथ जुड़ जाएं, वो चाहे डिजिटल फॉर्म में करें चाहे कन्वेंशनल करें। आप लाहौर के अंदर हैं, जो लोग लाहौर से हैं वो तो बड़े लकी हैं, यहाँ पे अभी भी अनारकली चले जाएँ तो ओल्ड बुक्स ये वो तो 2000 रुपये में के अंदर आप ना टोकरा भर के ले आते हैं। तो मतलब ये स्टिल मतलब और फिर ये डाउनलोडेबल बहुत कंटेंट है। अच्छा, कंटेंट से मुझे याद है जो सेकंड जो चीज़ है वो मैंने स्क्रीन से बहुत सीखा है। मैं 3-4 साल से था तब से फिल्में, और मैं मतलब मूवी लवर हूँ, ठीक है, हर तरह की मूवीज़ और चीज़ें। तो मूवीज़ ने सीजन ने आजकल तो मतलब जिन लोगों की रसाई है नेटफ्लिक्स वगैरह ये वो, तो मूवी सीज़न ड्रामे ये चीज़ें ज़रूर देखें, ठीक है। ये आर्ट के साथ अपना आप सॉन्ग सुने, आपकी चीज़ें आपको थोड़ा सा ही जुड़ना चाहिए इन चीज़ों के साथ, ऐसी तमाम चीज़ों के साथ जो दिल को नरम करती हैं, ठीक है। तो ये तीसरा जो फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जो कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होती है, वो लोगों से मिले। जितना आपको मौका मिलता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, बैठने का, उनकी बात सुनने का, उनके नज़रियात को समझने का, उनके थॉट प्रोसेस को, फिर उनके बिल्कुल आपसे 180 डिग्री चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर ये कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि आप उसके बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन इस चीज़ का एहतराम करें कि उसे राय रखने का हक़ है, ठीक है। आप उसके ओपिनियन को, उसकी चीज़ों को समझें, सुने और देखें कि किस तरह से आता है। आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना आना चाहिए। फिर इस सब चीज़ों के साथ फिर एक कुछ चीज़ें इनबिल्ट भी शायद होती हैं कि आप डिडक्शन पावर आपकी एक होती है कि आप बहुत सारा डाटे के साथ अपना एक रिज़ल्ट को डिड्यूस कर सकें, ठीक है। उसे आप कोई चीज़ जो ना मतलब अपना निकाल सकें, बात को बात के साथ मिला सकें, रेफरेंस को रेफरेंस के साथ। आप चीज़ों को कभी पास्ट में जाके समझते हैं, कभी अपना ना उनके किसी की ज़िंदगी से समझते हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ जैसे ना वो बहुत हेल्प करती हैं। तो स्क्रीन का जो कंटेंट है विच इज़ यूट्यूब इज़ एक्सीलेंट, जो मैं समझता हूँ कि एक लाइब्रेरी है, उसमें टेड टॉक्स हैं और बेशुमार चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना लर्न कर सकते हैं। आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सब्सक्राइब करके लोगों के साथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये है ना कि मैंने सीखना है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके अंदर जमा होता है तो उसका इजहार फिर शुरू हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, आपके जुमलों का इंतखाब अच्छा हो जाता है। आप जैसे सीपियाँ चुनने जाएँ तो शुरू में हो सकता है कि आपको साहिल समंदर पे नॉर्मल एक जैसी सीपियाँ मिले, लेकिन आप चुनते रहें तो फिर आपको अच्छे खूबसूरत पत्थर या सीपियाँ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जाती है लोगों से मिलने से, करने से, और एंड इट्स एवरीडे प्रोसेस। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे नहीं बात करनी आती। बहुत सारे लोगों के सामने ज़ुबान बंद हो जाती है। मैं लोगों की तहरीर पढ़ता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनका जुमलों का जो बुनत होती है, उनकी जो अपना ना अंदाज़े गुफ्तगू, उनका जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी जो आँख बात कर रही होती है, तो मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं मतलब अपना उस्ताद कहता था, जैसे ज़िया मोहिउद्दीन साहब, ठीक है, वो गुज़रे हैं। तो अब ज़िया मोहिउद्दीन साहब को जिन्होंने सुना है या सुनते हैं, ठीक है, उनकी जो पढ़त है, उनके जो एक एक लफ्ज़ है जो जैसे वो अदायगी करते हैं, तो आप अपनी करेक्शन कर रहे होते हैं कि नहीं, मैंने अगर उर्दू में बात करनी है तो इस तरह से चीज़ें। तो इस तरह की बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सर, अभी आपने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही थी कि हमें सामने वाले के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ से अग्री करूँगी कि किसी का भी ओपिनियन गलत या सही नहीं होता, मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, और वाकई हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी के साथ हम सर से इजाज़त चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे जो जहन में सवाल होंगे उनके भी जवाब मिले होंगे और सर की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।